प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संगतकार कविता, जिसके कवि का नाम है मंगलेश डबराल। इस कविता में कवि ने संगतकार के महत्व के बारे में बतलाया है। संगतकार वह व्यक्ति है जो मुख्य रूप से सामने नहीं आता है और किसी कार्य की सफलता में उसका भी बहुत योगदान होता है, परंतु इसको सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे आप जब परीक्षा में सफल होते हैं तो प्रशंसा सिर्फ आपकी होती है, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि इसमें आपके मम्मी पापा का, आपके गुरुजनों का, आपके मित्रों का, आपके पुस्तकों का, सभी का योगदान होता है। इन सभी के सहयोग से आप सफलता को हासिल करते हैं। इसी बात को कवि मंगलेश डबराल ने इस कविता में समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। बच्चों, एक बार इस कविता को हम लोग फिर से पढ़ेंगे और उसके अर्थ को भी समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। मुख्य गायक जो सामने है, जिसकी प्रशंसा हो रही है, उस मुख्य गायक की जो आवाज़ है वो चट्टान जैसी है, यानी बहुत ही दम है उसकी आवाज़ में, उसकी आवाज़ की बहुत प्रशंसा है। मुख्य गायक है वो, तो कवि ने उसकी आवाज़ को, उसके स्वर को चट्टान जैसा भारी कहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ में बहुत दम है। तो उस आवाज़ का साथ देती हुई एक और आवाज़ आती है जो सुंदर है, कमज़ोर है, कांपती हुई सी है। वही आवाज़ संगतकार की आवाज़ होती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, जो अपनी सुंदर, कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ से मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर में अपनी गूंज, अपनी आवाज़ को मिलाता है। यह कोई भी हो सकता है, ये बताया है कवि ने। कवि अगली पंक्ति में बताते हैं, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से ही ये चला आ रहा है कि सफलता में अन्य लोगों का भी योगदान होता है। कोई एक व्यक्ति अपने बल पर ही सफल नहीं होता है, बल्कि अन्य लोगों का भी योगदान होता है। ये बात आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। तो कवि कहते हैं कि मुख्य गायक की गरज में, मुख्य गायक जो गरजता है, जो आवाज़ उसकी चारों तरफ फैलती है, उस गरज में संगतकार भी अपना गूंज मिलाता आया है।
संगतकारों का भी महत्व सदा से रहा है, प्राचीन काल से रहा है। वो भी अपनी गूंज मुख्य गायक के गरज में हमेशा मिलाते आते हैं। कवि आगे कहते हैं, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। गायक गाते गाते जब जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जंगल में जटिल तानों के कठिनाइयों पर पहुंच जाता है, सुर ताल में जब वो एकदम कठिन स्थान पर पहुंच जाता है, अंतरे की जटिल तान के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, या फिर अपने सरगम को लांघते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंच जाता है अनहद में, उस स्थान पर जहां वो अपने आप को भी भूल जाता है, लीन हो जाता है संगीत में इस कदर कि वो अपने आप को भी भूल जाता है। तो उस अनहद में जब वो पहुंच जाता है, भटक जाता है, और फिर वो उसको अपनी सुध बुध भी नहीं रहती है जब वो अनहद में पहुंच जाता है। तो वहाँ पर जब वो पहुंचता है तो उसका स्थायी राग संगतकार ही संभाल कर रखता है। जिस राग से उसने शुरुआत की थी गाने की, उसको संगतकार ही संभाल कर रखता है। कवि ने बताया है कि वो ऐसे समेटता है जैसे लगता है कि कोई उसका सामान समेट रहा हो, पीछे कोई सामान छोड़ करके आगे भाग रहा है और पीछे से कोई उसको समेटता जा रहा है। तो इसी बात को कवि ने कहा है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। संगतकार उस स्थाई को इस तरह से संभाल कर रखता है जैसे लगता है कि वो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान को संभाल रहा हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखुआ था, और उसे उसका बचपन याद दिलाता है जब वह नौसिखुआ था, अपने सामान को छोड़ करके कहीं भी चला जाता था तो उनके सहयोगी उसके सामान की सुरक्षा करते थे। कवि आगे कहते हैं, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। जब मुख्य गायक तार सप्तक में गाने लगता है, तार सप्तक में उसका गला बैठने लगता है, तार सप्तक ऊंचा स्वर है, जब वहाँ पहुँच जाता है वो, और उस स्थान पर उसका गला जब बैठने लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेरणा भी उसकी साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह भी धीरे धीरे कम होने लगता है, आवाज़ से कुछ ऐसा लगता है जैसे राख जैसा कुछ गिर रहा हो, इस तरह की स्थिति आ जाती है गायक के सामने कभी कभी। तो उस समय मुख्य गायक को ढांढस कौन बंधाता है? उसका संगतकार। तो उस समय मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। उसी समय जब ये स्थिति होती है मुख्य गायक की कि वो तार सप्तक में गाते गाते गला उसका बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, उत्साह अस्त होने लगता है, आवाज़ से कुछ राख जैसा गिरता हुआ सा उसे महसूस होता है, उसी समय संगतकार अस्थाई राग को लेकर के गाना शुरू कर देता है। तो इस समय उसको थोड़ा सा आराम मिल जाता है। कवि आगे कहते हैं, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। कभी कभी तो संगतकार ऐसे ही उसका साथ दे देता है, एक साथ मिलकर के गाते हैं मुख्य गायक और संगतकार, और कभी कभी इसलिए गाता है संगतकार उसका साथ देता है ये बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो संगतकार उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए सब मिल करके उसके साथ गाना गाता है। और कभी कभी इसलिए भी गाता है संगतकार कि जो राग गाया जा चुका है इसको पुनः गाया जा सकता है, ये बताने के लिए भी संगतकार उसका साथ देता है। कवि आगे कहते हैं, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यानी जो मुख्य गायक के साथ गाता है सहायक संगतकार, उसकी आवाज़ में एक हिचक सुनाई देती है, साफ सुनाई देती है वो हिचक। वो ऐसे कि वो कोशिश ये करता है कि उसका स्वर
मुख्य गायक के स्वर से ऊपर ना जाए, ऊंचा ना उठे, इसके लिए वो कोशिश करता है, प्रयास करता है, अपने स्वर को नीचा रखने की कोशिश करता है, आगे नहीं बढ़ने देता। तो इस तरह से अपने आप को पीछे कर लेना, इसको कवि ने कहा है कि ये उसकी विफलता नहीं है, उसकी कमज़ोरी नहीं है। ये नहीं कि वो सफल नहीं है इस काम में इसलिए वो पीछे हो रहा है, बल्कि उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। उसकी मनुष्यता है कि वो अपने मुख्य गायक को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने सहयोगी की मदद कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहा है। हमेशा व्यक्ति स्वार्थी होता है अधिकतर, कि अपने लिए ही प्रयास करता है, अपने कार्य के लिए ही वो बहुत मेहनत करता है, दूसरी की सफलता के लिए मेहनत नहीं करता। लेकिन जहाँ कहीं कोई व्यक्ति दूसरे के कार्य को सफल बनाने के लिए प्रयास करता है तो उसे उसकी विफलता नहीं बल्कि मनुष्यता समझना चाहिए। कवि ने इस बात को बताया है। और संगीतकार हमेशा अपने मुख्य व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। तो इस तरह से जो वो प्रयास करता है तो इसमें उसकी कमज़ोरी नहीं है बल्कि उसकी मनुष्यता है। पूरी कविता का सार यही है। कवि ने यही बताने की कोशिश की है कि संगीतकार में एक अच्छा सा गुण होता है, मनुष्यता का गुण, जो कि दूसरे के लिए वो मेहनत करता है। इसे हमें उसकी कमज़ोरी नहीं समझनी चाहिए। इसी बात को कवि ने यहाँ पर बताया है। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।